एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट बात को लेकर के आए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की बात क्लास 10th हम लोग आज प्रतिरोध की बात उठा रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है, ओम्स लॉ को मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, उसके वेरिफिकेशन को भी, और उसमें एक जो नया टर्म आया था रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स कांस्टेंट के रूप में यूज हुआ था ओम्स लॉ में, दैट इज रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस बात को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हिंदी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि हिंदी में ज़्यादा बात की जाए, अंग्रेजी थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। वैसे तो 40% और 60 का ही रेशियो रखते हैं हम, तो फिर भी आइए यहाँ पर उस बात को हम ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा आज हम लोगों ने, देखिए, प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये 10th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में सिलेबस का एक हिस्सा है और महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे कई सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन बातों को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध क्या है, किसे कहते हैं प्रतिरोध, तो ये बात को समझेंगे। बहुत ही आसान बात है ये। किसी भी चालक का ये प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी टेंडेंसी है, अपना उसका नेचर है, और हर चालक का है, चाहे वो चालक के रूप में जो भी यूज हुआ हो। जनरली तो मेटल ही यूज होते हैं, और मेटल में भी कॉपर और एल्युमिनियम का यूज ज़्यादा किया जाता है। वैसे सिल्वर, गोल्ड और भी जिंक सारे मेटल कंडक्टर हैं, सभी धारा का चालन करते हैं। लेकिन चीप एंड बेस्ट की दृष्टि से सस्ता भी और अच्छा भी तो वो कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है। ज़्यादातर कॉपर का ही यूज होने लगा अब। तो इस तरह से चालक चाहे जो हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जिंक हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, जो भी हो, सभी का अपना नेचर है, अपनी प्रकृति है। क्या प्रकृति है, क्या नेचर है कि उसमें प्रवाहित धारा को, जो विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह जो होता है उस कंडक्टर के थ्रू, उस प्रवाहित धारा को प्रभावित करता है, अवरोधित करता है, अवशोषित करता है, ये नेचर होता है। और चालकों के इसी नेचर को उसका प्रतिरोध कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये नेचर सभी चालकों का होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ये बात अलग अलग, ये चालक पर डिपेंड करता है, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, उसको बनाने वाले कणों पर निर्भर करता है। कम होगा या ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना फ्रीली मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई चालक ऐसा कि उसका प्रतिरोध होता ही नहीं, बहुत कम क्यों नहीं हो या जो भी हो, पर सभी चालकों का गुणधर्म है। इसलिए चालकों का गुणधर्म जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा को प्रभावित करता हो, अर्थात अवरोधित करता हो, चालक के इसी गुणधर्म को उसका प्रतिरोध कहते हैं। बस इतनी ही बात डिफाइन करनी है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, आर द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर प्रतिरोध को। उसकी क्वांटिटी को जब इमेजिन करेंगे हम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ओम एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ये ओम कांस्टेंट है, इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। लेकिन उसकी क्वांटिटी को यदि हम 5, 10, 20 के जगह कोई कंसीडर करें तो आर ओम अलग अलग, R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम, तो ये आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्वांटिटी को, एसआई मात्रक ओम होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है, किस अक्षर से सूचित किया जाता है, किस प्रकार की राशि है। तो रेजिस्टेंस इज द नेचर ऑफ
द कंडक्टर because of flowing current is resist, जिसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो रेजिस्ट होता है, प्रभावित होता है, अवशोषित होता है। इस तरह से हमेशा इस बात का भी इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा के प्रवाह की तुलना अलग अलग जगह अलग अलग एंगल से किया गया है, लेकिन जनरली जल धारा के प्रवाह से की गई है। तो जिस तरह से किसी भी नली में, किसी भी पाथ में पानी बहता है और पानी यहाँ पर बह रहा है कितनी तेजी से, जल धारा की तीव्रता कितनी है, और आधा किलोमीटर बाद वो नली यूं आधे किलोमीटर तक गई और आधा किलोमीटर बाद हम देखेंगे कि वो पानी की तीव्रता, वहाँ जल धारा कितनी तेजी से है, तो यहाँ जितना मिलेगा उतना वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ कम मिलेगा। आप इस बात को देख सकते हैं। बट क्यों कम मिला? क्योंकि वो पाथ जो है, वो नली जो है, वो एब्जॉर्ब किया, वाटर करंट को रेजिस्ट किया और उसकी वजह से वो जल धारा उसकी प्रभावित हो गई उतनी दूर जाते जाते। उसी तरह से पाथ जितना लंबा होगा विद्युत धारा भी प्रभावित होती है, अवशोषित होती है, अवरोधित होती है उस कंडक्टर के थ्रू जिसके थ्रू वो गमन करती है। जिस तरह से बालू की नली हो, मिट्टी की नली हो, सीमेंट की नली हो, प्लास्टिक की नली हो, अलग अलग नली में पानी बह रहा है, तो अलग अलग नली का अपना अपना नेचर है कि वो कितना रेजिस्ट करेगा, कितना अवरोधित करेगा, करेंगे सब, कोई कम या ज़्यादा। बालू की नली में सबसे ज़्यादा, मिट्टी की नली में भी ज़्यादा, सीमेंट की नली में थोड़ा कम, उसी तरह कांच प्लास्टिक की नली में और कम। वही तरह से कंडक्टर जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, किसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर पर, उस पाथ पर डिपेंड करेगा कि धारा कितनी अवरोधित होगी। क्योंकि सभी चालकों का जो वो प्रतिरोध करने की कैपेसिटी है, डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी है करंट को, वो अलग अलग है, तो इसके हिसाब से प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर सभी चालकों का डेफिनेशन, चालकों का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा को अवरोधित करता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। आइए अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रतिरोध किसी चालक का किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध किस केस में, किस कंडीशन में कम हो जाता है, किस कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। यानी ज़्यादा और कम होने का जो कंडीशन है वो क्या है? फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर है कि नेचर ऑफ द कंडक्टर, चालक की प्रकृति। ये अलग अलग चालक की प्रकृति अलग अलग होती है। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, अलग अलग चालक की प्रकृति अलग अलग, डेंसिटी और कंस्ट्रक्टर और इंटरमॉलिक्यूल पार्टिकल्स, ये सब अलग अलग, तो उसके आधार पर उसका प्रतिरोध भी अलग अलग। सो देयर इज ए कॉमन फैक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर ऑन विच डिपेंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन जब एक ही चालक हो, चालक को हम नहीं बदलें, कॉपर ही, केवल कॉपर, एक तार कॉपर की, एक छड़ कॉपर की, तो इसके नेचर को हम नहीं चेंज करें, वही कंस्ट्रक्शन, वही सब कुछ है, तब आखिर और कौन फैक्टर्स हैं जब जिस कारण उसका प्रतिरोध डिफरेंट कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो वो उसको प्रभावित करने वाले कारक, इस केस में 3 कारकों की व्याख्या हुई। पहले तापमान, तापमान, चालक का तापमान प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चालक का तापमान कम बेसी होगा, उस अनुसार उस चालक का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, बदल जाएगा। चालक के तापमान पर किस तरह निर्भर करता है? तो तापमान जब हाई होता है, इंक्रीज करता है, तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज, तब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, उसमें प्रवाहित धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है, डिस्टरबेंस जो होता है, जिसके कारण वो अवरोधित हो जाती है,
वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स में एक भगदड़ मच जाता है, एक वाइब्रेशन होने लगता है। तो एक वाइब्रेशन होने लगता है, एक भगदड़ मच जाता है, तब जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है, करंट कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड फ्लो होता है। बट जिस करंट को हम यूज करते हैं, परंपरा से जिसको यूज करते आ रहे हैं, कॉन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, एनोड टू कैथोड फ्लो होता है और उसी को हम लोग यूज करते हैं। बट वो कॉन्वेंशनल करंट तब पॉसिबल है जब कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उसी पाथ में जो चार्ज फ्लो होता है कॉन्वेंशनल करंट के रूप में, जब वाइब्रेशन होने लगता है टेम्परेचर ज़्यादा होने पर, तो दोनों एक दूसरे द्वारा डिस्टर्ब होने लगते हैं भगदड़ की वजह से, और इस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो फाइनली वी गेट ए रिजल्ट, then temperature of the conductor is increased. When temperature of the conductor is increased, then their resistance is also increased. तब उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये पहला कारक चालक के तापमान पर, दूसरा कारक चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई ये दूसरा कारक है। और चालक की लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। कोई 1 मीटर लंबा चालक है, थिकनेस उसका जो भी है, जब उसी चालक को हम खींच करके 2 मीटर कर देंगे, थिकनेस कम हो जाएगा, क्योंकि उतने ही मास का वो कंडक्टर, मास वेरी नहीं कर रहा है, पहले जितना मास था उतने अब भी मास है, केवल लंबाई 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, थिकनेस उसकी वजह से घट गया। तो इस केस में प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। एक सवाल में पूछा भी गया है, ये तो सवाल प्रिंट है ही किताब में, एनसीईआरटी बॉक्स क्वेश्चन में, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लिखना है। एक यह भी सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। यह भी सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। यह भी सवाल है कि किस तार में आसानी से धारा प्रवाहित होगी, पतली तार में या मोटी तार में। तो यहाँ पर जवाब आपको देना है मोटी तार में, क्योंकि लंबाई बढ़ता है तो थिकनेस घटता है, उस केस में प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, वो बढ़ जाता है टेंडेंसी चालक की। तो इस तरह से दूसरा फैक्टर लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, अर्थात किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तीसरा कारक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज also डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्या है कि तार का जो थिकनेस, आई अनुप्रस्थ काट को इस तरह हम लोग समझते हैं, इस तरह से मोटी तार है, ये भाग जो है, ये भाग, ये अनुप्रस्थ काट है, इसको ऐसे काटेंगे तो ये सर्कुलर, जो सर्कल जैसा एक सरफेस मिलेगा, वो सर्कुलर सरफेस ही अनुप्रस्थ काट है। उसका क्षेत्रफल कितना, उस पर भी निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। मैंने अभी कहा लंबाई बढ़ाएंगे तो थिकनेस घटेगा, थिकनेस घटेगा यानी ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटा, लंबाई बढ़ी, प्रतिरोध भी बढ़ गया। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस तरह निर्भर करता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो रहा है, घट रहा है, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है यानी थिकनेस बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध घट रहा है। उल्टा ये रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है,
चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये व्युत्क्रम है, उल्टा। तो इस तरह से इन कारकों पर निर्भर करता मैंने यहाँ लिखा है, चालक की प्रकृति पर, चालक के तापमान पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और इन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनेशन से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक बात और यहाँ पर आपके सिलेबस में इस बात को उठाया गया कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। उसके लिए एक अलजेब्रिक टर्म लिखो, एक मैथमेटिकल टर्म लिखो, किस प्रकार निर्भर करता है। तो मैंने अभी जो बात कही उसी को मैथ में चेंज करेंगे, मैथमेटिकली हो जाएगा। क्या बात कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब उसका रेशियो समझना है कि लंबाई जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। लंबाई 2 गुना हो गया तो प्रतिरोध भी 2 गुना। लंबाई 10 गुनी हो गई चालक की, प्रतिरोध भी 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना हो गया बढ़कर। चालक की लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी घट के आधा हो गया। तो ये चालक की लंबाई जिस रूप में चेंज कर रहा है वही रेशियो में उसका प्रतिरोध भी चेंज कर रहा है। और इस रिलेशन को, वेरिएशन के इस रिलेशन को प्रोपोर्शनल कहते हैं कि लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ के कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है उसका रेजिस्टेंस। और इस बात को हम लोग गणित में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजीली। आइए किस तरह देखते, इस तरह लिखेंगे कि प्रतिरोध R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L। इस तरह से लिखेंगे। देख रहे हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, ये चिन्ह समानुपाती का है जो प्रोपोर्शनल रिलेशन को शो करता है। इसके क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो मैंने अभी ये बात जो कही कि इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। The resistance of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, अपोजिट, ये व्युत्क्रम है। तो इस रिलेशन को गणित में इस तरह से देखिए, 1/, यानी एरिया जब बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा तो ये भिन्न का मान घटेगा, यानी प्रतिरोध घटेगा। एरिया जब घटेगा ये भिन्न का मान बढ़ेगा, मीन्स प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस तरह से डिपेंडेंसी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा L/A R प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसा मिलेगा। और मैंने एक बात कई बार पहले भी ये बात कही है कि फिजिक्स में जहाँ प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है वहाँ उसको रिप्लेस किया जाता है इक्वल टू में, और उसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। और वो कांस्टेंट अपने मन से नहीं करते हैं। जब नियम बना, जिसने बनाया उसी समय वो नियम उसने ही वो कांस्टेंट का यूज किया और तब से फॉलो किया जा रहा है केवल। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू देंगे तो कांस्टेंट रो L/A। यहाँ पर रो कांस्टेंट के रूप में आए, यहाँ रो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है जो चालक की प्रतिरोधकता को, व्यक्त करता है।
ये देखिए रो, ये समानुपाती स्थिरांक। और फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, जहां रो समानुपाती स्थिरांक है जो चालक की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, दोनों सेम क्वेश्चन है। विच इज सोच बाय सिंबल ऑफ रो, इस रो द्वारा उसकी प्रतिरोधकता। और ये जो एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपकी किताब में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी है, एक एग्जाम्पल में है और अभ्यास प्रश्न का छठा सवाल भी, जो इसी एक्सप्रेशन पर डिपेंड है। वो किस तरह सॉल्व होगा हम बात करेंगे उसकी। तो इस तरह से प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात थी, जो इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास के सिलेबस में इसको जानना है, इसको समझना है। और उससे हम लोगों को ये सूत्र भी मिला। और यहाँ एक नया टर्म आया, प्रतिरोधकता मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध। हम इसकी बात आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस लेसन में इतनी बातों का एक्सप्लेन होगा, इतना को आप दिमाग चलाएंगे, इतना पर आप ध्यान अपना रखेंगे। और आइए फिर अगली बात के लिए हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।